क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको, सत्ते के नशे में भूल गई बाप को। इंदू जी क्या हुआ आपको, बेटे को तार दिया बोर दिया बाप को। क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग आधुनिक हिंदी जगत के एक ऐसे ही महान जन कवि की काव्यगत विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, आज हम लोग प्रगतिवाद और आधुनिक साहित्य जगत के महान जन कवि नागार्जुन की काव्यगत विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना में आप लिखिए कि 30 जून 1911 को बिहार के मधुबनी नामक जिले के सतलका नामक गांव में वेदनाथ मिश्र का जन्म होता है, जो आगे चलकर नागार्जुन के नाम से विख्यात होते हैं। दोस्तों नागार्जुन के जन्म के तिथि को लेकर कहीं कहीं 30 जून बताया जाता है, वहीं कहीं 11 जून बताया जाता है। कहने का तात्पर्य कि इन दोनों तिथि में विवाद है। नागार्जुन के पिता का नाम गोकुल मिश्र बताया जाता है, वहीं माता का नाम उमा देवी बताया जाता है। कहा जाता है कि गोकुल मिश्र और उमा देवी को लगातार 6 बच्चे हुए, ठीक है, और 6 बच्चों में से कारणवश सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए और छठवां जो अंतिम बच्चा था वो नागार्जुन जी थे। तो लोगों को लगा कि नागार्जुन भी इसी तरह कुछ ही दिनों में हम सबको ठग कर चला जाएगा, इसीलिए नागार्जुन को ठक्कर नाम से पुकारने लगे लोग। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, नागार्जुन जीवित रहे और आगे चलकर उनका नामकरण हुआ वेदनाथ मिश्र। नागार्जुन जो थे वे मैथिली, हिंदी, संस्कृत आदि भाषा के ज्ञाता थे। हिंदी साहित्य जगत में नागार्जुन प्रमुख प्रयोगवादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। नागार्जुन की कविताएं जो होती थी वे धारदार तथा फक्कड़पन की कविताएं होती थी। कबीरदास की भांति ही इनकी कविताओं में फक्कड़पन की झलक देखी जा सकती थी। इनकी कविताएं जो है वे संवेदनात्मक, कलात्मक, उद्बोधनात्मक तथा व्यंग्यात्मक से परिपूर्ण होती थी। इनकी कुछ प्रमुख काव्य संग्रह इस प्रकार है: युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, तुमने कहा था, प्यासी पथराई आंख, तालाब की मछलियाँ, हजार हजार बाहों वाली आदि आदि इनकी कुछ प्रमुख काव्य संग्रह हैं। नागार्जुन को उनकी लेखनी के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, वही भारत भारती सम्मान जैसे पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया। ऐसे महान जन कवि की मृत्यु जो है वो 5 नवंबर 1998 को हो जाती है। तो दोस्तों अब तक जो हमने लिखा इसको आप एज ए इंट्रोडक्शन लिख दीजिए। अब आगे लिखिए कि अब आगे नागार्जुन की कविताओं के आधार पर उनकी काव्यगत विशेषताएं, जिसको आप काव्य की प्रवृत्तियां भी कह सकते हैं, काव्य सौष्ठव भी कह सकते हैं, या फिर काव्य सौंदर्य भी कह सकते हैं, विस्तार पूर्वक निम्नलिखित है। दोस्तों नागार्जुन की काव्यगत विशेषताओं की बात करें तो उनकी सबसे पहली प्रमुख काव्यगत विशेषताएं होगी यथार्थवाद या फिर प्रगतिवाद। दोस्तों ये प्रगतिवाद क्या है, इसका अर्थ क्या है? प्रगतिवाद का अर्थ ही है कि समाज और साहित्य को उन्नति और प्रगति के, ठीक है, उन्नति तथा प्रगति के ओर लेके जाना। तो प्रगतिवादी कवियों का मूल आधार ही यथार्थवाद होता था ना, क्योंकि नागार्जुन प्रगतिवादी कवि थे तो उनके काव्य में, उनकी कविताओं में यथार्थवाद की झलक सबसे अधिक देखी जा सकती है। अतः ये उनकी काव्यगत विशेषताओं की सबसे प्रमुख विशेषताएं हैं। तो इस बिंदु पर अगर आपको उदाहरण लिखना होगा तो हम उनकी कविता अकाल और उसके बाद की पंक्तियों को लिख सकते हैं, जिस पे उन्होंने समाज में जब अकाल, भारत में जब अकाल पड़ा था उसके करुण दृश्य को दिखाया है। तो उदाहरण को आप इस प्रकार से लिखिए कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही उदास। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार उन्होंने जब देश में अकाल पड़ा था तो उसके करुण दृश्य को दिखाया है। यहाँ तक कि वे कह रहे हैं कि जब देश में अकाल पड़ा था तो मनुष्य को तो तकलीफ थी ही थी, मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षियों के क्या हालत थी उस दृश्य को भी वे इस कविता के माध्यम से दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक समाज का यथार्थ चित्रण है, इसलिए यथार्थवाद नागार्जुन की काव्य की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है। बाबा नागार्जुन की दूसरी सबसे बड़ी काव्यगत विशेषताएं है व्यंग्यात्मकता या फिर धारदार कवि। बाबा नागार्जुन जो है वे एक धारदार और फक्कड़ कवि थे।
फक्कड़ कवि, कबीरदास की भांति ही वे फक्कड़ कवि थे। फक्कड़ कवि से तात्पर्य है कि वे किसी पर भी व्यंग करने से घबराते नहीं थे। फिर आगे चाहे कोई भी हो, जहाँ भी अत्याचार और गलत होता नजर आया वहाँ पर उन्होंने व्यंग किया। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे कौन है, चाहे वे कोई भी हो, वे उन पर व्यंग करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी पर भी व्यंग किया था। तो यहाँ आपको अगर उदाहरण लिखना होगा तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में जो पंक्तियाँ आपको बताई थी उस पंक्तियों को यहाँ पर लिख दीजिए कि क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको, सत्ता के मस्ती में भूल गई बाप को, इंदू जी क्या हुआ आपको, बेटे को तार दिया बोर दिया बाप को। तो इसको लिखिए। और वही ये इंदिरा गांधी पर उन्होंने व्यंग किया था, ठीक है। और वही उन्होंने जवाहरलाल नेहरू पर व्यंग करते हुए लिखा है, वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी बापू के समाधि पर झुक झुक फूल चढ़ाते हैं। तो इन पंक्तियों में वे जवाहरलाल नेहरू पर व्यंग कर रहे हैं। वहीं फिर तीनों बंदर बापू के नामक कविता में वे महात्मा गांधी पर भी व्यंग करते हुए नजर आते हैं। कहने का तात्पर्य कि उनको आशा थी कि जब देश आज़ाद हुआ, ठीक है, और देश का शासन जब अपने लोगों के पास आ गया तो उनको आशा थी, उम्मीद थी, जवाहरलाल नेहरू अब देश में बदलाव लाएंगे, देश के जनता को अब सुखों का दिन देखने को मिलेगा। तो वे पहले उनका समर्थन करते हैं, लेकिन जैसे ही वे देखते हैं कि वे सत्ता के नशे में देश और समाज को ही भूल गए हैं तो वे उन पर व्यंग करने लगते हैं। तो नागार्जुन के विषय में जब आप पढ़ेंगे कि देखेंगे उन्होंने पहले तो जवाहरलाल नेहरू का समर्थन किया, बापू का समर्थन किया, फिर इंदिरा गांधी का भी समर्थन किया, लेकिन जैसे जैसे उनके सच्चाई को वो जानते गए तो वे उनका समर्थन नहीं करते हैं। तो ये आप नागार्जुन के विषय में पढ़ेंगे तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो इस उदाहरण को लिख दीजिए, पर्याप्त होगा। अब तीसरी काव्यगत विशेषता, बाबा नागार्जुन की तीसरी काव्यगत विशेषताएं हैं जन कवि। सच्चे अर्थों में बाबा नागार्जुन जो थे वे जन कवि थे, वे जनता के कवि थे। उनके काव्य में, उनकी कविताओं में शोषित किसान, उसके बाद निर्धन वर्ग के पीड़ाओं का चित्रण हमें देखने को मिलता है। वे जनता के, शोषित वर्गों के पीड़ाओं को काव्य में लिखते हुए हकलाते नहीं थे, इसलिए तो वे साफ लिखते हैं कि जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ मैं, सच कहूँगा क्यों हकलाऊं। तो इसी बिंदु पर मैं और एक उदाहरण देता हूं, आप उसको भी लिखिएगा, वो भी इस बिंदु के लिए सटीक रहेगा। लाख लाख श्रमिकों की गर्दन कौन रहा है रेत, छीन चुका है कौन करोड़ों खेतीहारों की खेत, किसके बल पर कूद रहे हैं सत्ताधारी प्रेत। ठीक है, तो इस उदाहरण को भी आप लोग इस बिंदु पर लिख दीजिएगा। उनकी अगली और प्रमुख काव्यगत विशेषताएं हैं राजनीतिक चेतना। बाबा नागार्जुन की कविताएं जो है वे जनता को, देश के जनता को राजनीति के प्रति जागरूक कराती है। दरअसल समाज में जो भी समस्याएं उत्पन्न होती है उसका सबसे प्रमुख कारण होता है राजनीति, और इस राजनीति के आड़ में राजनेता लोग जो है वे समाज का पतन करने में लगे हुए हैं। तो इसका विरोध हमें नागार्जुन की कविताओं में देखने को मिलता है। तो इस पर अगर आपको उदाहरण लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं कि उन्होंने, जब हम लोगों के देश को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली, ठीक है, उसके बाद 1961 में जब महारानी एलिजाबेथ भारत में आई थी तो उनके आगमन में जवाहरलाल नेहरू ने खूब तैयारियां की, उस पर वे क्रोधित थे। जिन लोगों ने हम पर शासन किया, हमारे देश के संपत्ति को लूट कर ले गए, और उनके शासनकाल में हमारे देश के कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया, उस देश के महारानी के स्वागत में जब जवाहरलाल नेहरू इस प्रकार से तैयारियां करते हैं तो उन पर क्रोधित होते हुए वे लिखते हैं कि आओ रानी हम ढोएंगे पाल की, यही हुई है राय जवाहरलाल की। तो इस बिंदु पर आप इस उदाहरण को लिख दीजिएगा, ये बिल्कुल सटीक रहेगा। उनकी अगली काव्यगत विशेषताएं हैं विद्रोह और आक्रोश का स्वर। बाबा नागार्जुन की कविताओं में आप समाज के व्यवस्था के प्रति विद्रोह की भावना, विद्रोह का स्वर देख सकते हैं। समाज के व्यवस्था के प्रति, राजनीतिक षड्यंत्र के प्रति और राजनेता के प्रति विद्रोह का स्वर आप उनकी कविताओं में देख सकते हैं। तो इस बिंदु पर अगर आपको उदाहरण लिखना होगा तो आप लिखिएगा कि
देश हमारा भूखा नंगा घायल है बेकारी से, मिले न रोटी भर के दर दर बने भिकारी से। स्वाभिमान सम्मान है होली है इंसान की, बदला सत्य अहिंसा बदला लाठी गोली डंडे की। कानूनों की सड़ी लाश पर प्रजातंत्र के डंडे हैं। तो इस उदाहरण को आप लिख दीजिएगा। इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि आक्रोश का स्वर हमें दिखाई पड़ रहा है। तो ये भी नागार्जुन की प्रमुख काव्यगत विशेषताओं में से एक है। नागार्जुन की अगली प्रमुख काव्यगत विशेषताएं हैं प्रेम और सौंदर्य वर्णन। जी हाँ, जहाँ एक और नागार्जुन के काव्य में आप सामाजिक चेतना, राजनीतिक चेतना, आक्रोश की भावना, जनता की पीड़ाओं का चित्रण देखते हैं, वहीं दूसरी ओर नागार्जुन की काव्य में आप प्रेम और सौंदर्य की झलक भी देख सकते हैं। कहने का तात्पर्य कि प्रेम और सौंदर्य का चित्रण नागार्जुन की काव्य में हमें देखने को मिलता है, इसलिए ये भी उनकी काव्यगत विशेषताओं में से एक है। तो इस बिंदु पर अगर आपको उदाहरण लिखना होगा तो आप उनकी बहुत ही प्रचलित कविता कालिदास, जो कवि कालिदास पर आधारित है, उनकी पंक्तियों को लिख सकते हैं कि कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती की मृत्यु शोक पर अज रोया या तुम रोए थे। तो यहाँ वे कालिदास से पूछ रहे हैं कि इंदुमती के मृत्यु शोक पर वो रोए थे या आप खुद स्वयं रोए थे, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो इन पंक्तियों में आप प्रेम और सौंदर्य का वर्णन देख सकते हैं। दोस्तों, आप सभी से ये शिकायत है कि आप लोग वीडियो को देखते हैं और जो मैं नोट्स देता हूं उससे आप लोगों को हो सकता है सहायता भी मिलती है, लेकिन आप लोगों में से ऐसे लोग भी बहुत सारे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और यहाँ तक कि एक लाइक का बटन भी नहीं दबाते। तो एक प्रकार से मैं आप लोगों से थोड़ा बहुत क्रोधित भी हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ। मैं ही क्यों, सभी यूट्यूबर्स जो आप लोगों तक कंटेंट पहुँचाते हुए आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो मैं भी इतना मेहनत से आप लोगों के लिए टॉपिक्स तैयार करता हूँ, फिर उस पर नोट्स बनाता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, उसको एडिट करता हूँ। इस प्रकार से बहुत मेहनत के साथ में मैं आप लोगों के लिए सामग्री आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित होता हूँ। लेकिन आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे भी हैं जो वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, एक लाइक का बटन भी नहीं दबाते। तो आप लोग सोच के देखिए, इस तरह से हम लोग इंस्पायर कैसे होंगे? अगर हमें इंस्पिरेशन मिलेगा तभी तो हम आगे भी इसी तरह से आप लोगों के लिए और भी एक से बढ़कर एक कंटेंट तैयार कर ला पाएंगे। लेकिन इस तरह से आप लोग हमें डिस्करेज कर देंगे तो फिर कैसे होगा? इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि प्लीज़, अगर ये वीडियो को देख रहे हैं और आप मुझे सुन रहे हैं, तो अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल में आपको इसी तरह से हिंदी से जुड़ी तमाम विषय पर वीडियो मिलता रहता है। लेकिन अवश्य ही करें, ये मेरी आप लोगों से विनती है। अब चलिए अपने मुद्दे पर आते हैं। मैं थोड़ा सा भावुक हो गया, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे जो वीडियो में जो वॉच टाइम आता है उनमें से 91% वॉच टाइम उन लोगों से आता है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया। तो आप सोच के देखिए, वीडियो को वो देख भी लेते हैं, फुल भी देखते हैं, ठीक है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो ये क्या बात हुई? अगर ये आपके लिए वीडियो उपयोगी है, सहयोगी है और मैं आप लोगों के विषय से रिलेटेड कंटेंट लेकर आ रहा हूं, तो प्लीज़ आप लोगों से दिल से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके अवश्य रखें। तो क्षमा करें, थोड़ा सा विषय से भटक गया। उनकी अगली काव्यगत विशेषताएं हैं प्राकृतिक चित्रण। जी हाँ, नागार्जुन एक संवेदनशील कवि थे। उनकी कविताओं में प्रकृति का मनोरम एवं मनोहारी चित्रण हमें देखने को मिलता है। दरअसल नागार्जुन जो थे वे अपने मातृभूमि से, अपने देश से, ठीक है, देश के पशु पक्षी से और देश के प्रकृति से बहुत प्रेम करते थे। उनको प्रकृति के प्रति उनका लगाव बहुत ही था। तो उनकी कविताओं में प्राकृतिक चित्रण का भी सुंदर झलक हमें देखने को मिलती है। तो इस बिंदु पर अगर आपको उदाहरण लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं कि हरे हरे नए नए पात, पकड़ी ने ठक लिए अपने सब गात, पोर पोर डाल डाल, पेट पीट और दायरा विलास, ऋतुपति ने कर लिया शुभ आत्मसात। तो इस उदाहरण को लिखिएगा। या फिर उनकी बहुत ही प्रमुख कविता है बादल को घिरते देखा है, आप वहाँ की पंक्तियों को भी लिख सकते हैं। एज योर विश, आपको जो भी आसान लगे आप लिख सकते हैं। यहाँ जो मैं आप लोगों को उदाहरण देता हूँ, तो अगर आप लोगों के पास खुद से उनकी कुछ कोई पंक्तियाँ याद है जो इन बिंदुओं पर सटीक बैठता है, तो आप उन उदाहरण को भी आप लोग कोटेट कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं आप लोगों को जो उदाहरण दे रहा हूँ आपको उसी उदाहरण को लिखना है, ऐसी आवश्यकता नहीं है।
अगर उस बिंदु से मिलता जुलता उदाहरण आपको ऑलरेडी याद है तो आप लोग उस उदाहरण को भी इस पर कोटेड कर सकते हैं, लेकिन इतना याद रखना है कि जो बिंदु दिया गया है उससे मिलता जुलता उदाहरण हो। पता चला है यथार्थ चित्रण की बात कर रहे हैं और आप वहाँ पर प्राकृतिक चित्रण को डाल देंगे तो नहीं होगा, या फिर प्राकृतिक चित्रण में आप वीरता की झलक दे देंगे तो भी नहीं होगा, इसलिए उस चीज़ को आपको याद रखना है। अब अलंकार और छंद की बात करते हैं। नागार्जुन की काव्य में उपमा, रूपक, अनुप्रास आदि अलंकारों का सबसे अधिक प्रयोग हमें देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है, लेकिन इन अलंकारों का सबसे अधिक प्रयोग हमें देखने को मिलता है। छंद की बात करें तो उन्होंने मुक्तक छंद में अपने काव्य रचनाएं रची है। भाषा शैली की बात करें तो नागार्जुन की कविताएं जो है वो संपूर्ण हिंदी प्रांत एवं देश की कविता है, ठीक है। और उनकी भाषा में अनेक रूप आप देख सकते हैं, जैसे मैथिली, ब्रज और उसके बाद अवधी भाषा में वो काव्य रचनाएं लिखते थे, ठीक है। तो मैथिली भाषा में वे यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। उसी तरह से उनकी कविताओं में पाली, प्रकृति, बांग्ला आदि का प्रभाव भी आप देख सकते हैं, और वे खड़ी बोली हिंदी के तो सुप्रसिद्ध कवि थे ही थे। और शैली की बात करें तो वे प्रतीकात्मक शैली में काव्य रचनाएं लिखते थे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने नागार्जुन की काव्यगत विशेषताओं को बहुत ही संक्षिप्त में देखा। इस प्रकार से आप लोग किसी भी परीक्षा में लिख देंगे तो वो फुल स्कोरिंग रहेगा, बस आपको लिखना है, इस बात को याद रखिए। तो आप लोगों से क्षमा चाहता हूं कि बीच में मैं थोड़ा सा क्रोधित भी हो गया। दोस्तों एक्चुअली होता क्या है कि हम देखिए, मैं 1.5 वर्ष से आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा चैनल तो मोनेटाइज हो गया, लेकिन आप लोगों को सच बताऊँ कि यूट्यूब से अभी तक मुझे 1 पैसे का भी इनकम नहीं हुआ, ठीक है। मुझे यूट्यूब से कोई भी पैसा नहीं मिला, बस मैं आप लोगों के लिए मेहनत करते जा रहा हूँ। मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे मिलेगा, और आप लोगों का सपोर्ट होगा तो मिलेगा। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का सपोर्ट बना रहे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, लेकिन फर्स्ट में ही लाइक करिए। अपने दोस्तों को शेयर करें, कुछ पूछना हो, अपना सुझाव देना हो, किसी टॉपिक पर डिमांड करना हो तो कमेंट करें, और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक अवश्य कर दी। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी किसी अन्य विषय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।